नमस्कार। आज विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व है। हम अपने परिवार, किस्सा गोई परिवार के सभी लोगों को, उनको, उनके घर वालों को, उनके जानने वालों को, इन सबको इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, ऐसा बताया गया है कि उसका ये पर्व है, उसके लिए मनाया जाता है। रावण को आज जगह जगह जलाया गया होगा। सब जगह रावण आज जल चुके होंगे और हर साल रावण को जलाकर हम और आप इस बात की संतुष्टि करते हैं कि अब अधर्म खत्म हो गया, असत्य खत्म हो गया, पाप खत्म हो गया और हम पुण्य, सत्य और धर्म के राह पर चलेंगे। एक बार फिर से आप सभी को विजयदशमी और दशहरे की बहुत बहुत बधाई। आज की घटना भी उसी वक्त की है जो मैंने आपको पहले बताया था, यानी जो इतने दिनों से मैं बताता आ रहा हूँ। वही वक्त जब पुलिस के पास संसाधन नहीं थे, पब्लिक के पास भी संसाधन नहीं थे, कोई मॉडर्न गजट नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं था, अपराध और अपराधी अपने चरम पर थे और कहीं कहीं इसी का फ़ायदा उठाकर पुलिस भी आपराधिक कार्य में लिप्त हो जाती थी। बहुत मुश्किल हो जाता था उस दौर में और शायद यही दौर था, मैं उसी दौर की बात करा रहा हूँ, जब पुलिस पर बहुत ढेर सारे इल्ज़ाम लगा करते थे। लगने को आज भी लोग लगाते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये होता था। तो उसी दौर के और पुलिस के एक पाप की घटना आज मैं आपको बताऊंगा। वाकया 2 मार्च 1996 का है। जिला लखनऊ। मेरी तैनाती उस समय सीओ महानगर की थी। मैंने बार बार बताया, मेरा ऑफिस निशातगंज में हुआ करता था। 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे के आसपास ऑफिस का सब काम ख़त्म करके मैं घर की तरफ, जो अलीगंज में एक शासकीय कॉलोनी है, उसकी तरफ चलता था। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है, कपूरथला चौराहा, जिसको सहारा चौराहा भी कहते हैं। उसी चौराहे के एक तरफ सहारा का पूरा अंपायर है। सहारा का हेडक्वार्टर वहीं है, जिसको सहारा टावर भी कहते हैं। अखबार का दफ्तर भी वहीं है, फाइनेंस का दफ्तर भी वहीं है, सब कुछ वहीं पर है। आजकल उसे सहारा चौराहा भी कहा जाता है। वहाँ सहारा का जो मेन ऑफिस है, जिसे टावर कहते हैं, उसके कैंपस में उसकी एक बाउंड्री बड़ी अच्छी सी बनी हुई है। कैंपस में सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन कैंपस के भीतर एक बड़ा जंगल जलेबी का पेड़ हुआ करता था। आजकल नहीं है, अभी इस बीच मैंने जाकर देखा था, वो काट दिया गया है। उसकी डालें कुछ सड़क की तरफ झुकी हुई थी और वहाँ एक सड़क की जो पटरी बनी हुई थी, उसके बगल में एक चाय का ठेला लगता था। तो जो उसकी शाखें, जो उसकी डालें सड़क की तरफ झुकी हुई थीं, उससे छाया बहुत अच्छी बन जाती थी। जाड़े और गर्मी दोनों के लिए अच्छी छाया बनती थी। और उस ज़माने में पत्रकारों के 2 ही अड्डे हुआ करते थे लखनऊ में। पुराने शहर के न्यूज़ को कवर करने वाले या पुराने शहर के जो क्राइम रिपोर्टर थे, वो तो बैठते थे हज़रतगंज में आकाशवाणी के सामने। पायनियर का बड़ा दफ्तर हुआ करता था, उसके बाहर गुमटियाँ बनी थीं बहुत ढेर सारी। चाय और बन, चाय और बन यहाँ बहुत खाया जाता है, बन, मक्खन और चाय। तमाम वहाँ पे स्टूल और बेंचें पड़ी थीं और सारे पत्रकार पुराने शहर को कवर करने वाले एक जगह रात में 12 बजे, साढ़े 12 बजे पहुँच जाया करते थे। नए शहर की तरफ यानी ट्रांसगोमती की तरफ का जो अड्डा था पुलिस का, पत्रकारों का, वो ये था, सहारा कपूरथला चौराहा, सहारा वाला कॉर्नर, उस झुके हुए जंगल जलेबी के बड़े पेड़ के नीचे। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि उस ज़माने में कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। पत्रकारों के एक जगह इकट्ठा होने और वहीं पर पुलिस के आके बैठने का एक कारण था। लखनऊ चूँकि प्रदेश की राजधानी थी, अखबार यहाँ से चलते थे जगह जगह। उस ज़माने में प्रेस यानी प्रिंटिंग का काम बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज नहीं था। लखनऊ में होता था, मेरठ में होता था, उधर बनारस में होता था,
इस तरह प्रिंटिंग का काम हुआ करता था। लेकिन मेन पेजेस वो यहीं से छप के, यहीं से बन के जाया करते थे। 2:30 बजे की डेट लाइन हुआ करती थी, यानी 2:30 बजे तक अगर आप खबर दे देंगे तो एक्सेप्ट होगी प्रेस में, और 2:30 बजे के बाद अगर आएगी तो एक्सेप्ट नहीं होगी। उसका कारण ये था कि जो प्रिंटिंग प्लेट्स बनाई जाती हैं जिन पे अक्षर होते हैं और उसका नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वो प्लेट्स लगभग 2:30 बजे तैयार होकर प्रिंटिंग के लिए चली जाती हैं। अगर आप 2:30 बजे के बाद कोई खबर ले आएंगे तो वो प्लेट तोड़नी पड़ेगी, वहाँ पे जो खबर है उसको हटा के भीतर करना पड़ेगा, मेन खबर को या जो आप खबर दे रहे हैं उसको वहाँ लगाना पड़ेगा, और इस पूरी प्रोसेस में 40-45 मिनट लग जाता था। और जब ये अखबार 40-45 मिनट लेट छपेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, जिनको कॉमनली सेंटर्स कहते थे, वो भी शहर में 5-6 जगह थे, और ये दोनों जगह यानी पायनियर के सामने और सहारा का चौराहा, कपूरथला चौराहा, ये भी सेंटर्स थे। अगर यहाँ पर अखबार 50 मिनट देर से जाएगा तो हॉकर्स बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते थे, उनका टाइम फिक्स था कि वो 4:30 बजे निकल जाएंगे। अगर कोई अखबार, जो 5-7-10 अखबार यहाँ छपते थे, कोई देर से आया तो वो उसको छोड़ के बाकी अखबार लेके निकल जाया करते थे। इससे अखबार का नुकसान होता था। इसलिए स्ट्रिक्टली कहा जाता था कि डेडलाइन के भीतर ही आप अपनी खबर भेज दिया करें। तो 12 बजे से 2, सवा 2 बजे तक वहाँ पर, 12 बजे तक दिन भर की सारी खबरें लिख के अपने अखबारों से वो आ जाते थे, वहीं चाय पीते थे, गप करते थे, एक दूसरे ने क्या क्या लिखा है ये पूछते थे। कहीं कहीं सेटिंग होती थी, एक आदमी मान लिया उस दिन कहीं किसी काम से नहीं आया है तो उससे बात हो जाती थी कि दिन में क्या लिखना था, वो उसको तैयार कर देता था, और थोड़ा बहुत 19-20 करके अगले अखबार में भी वही चीज़ छप जाती थी। जो पाइनियर में लोग बैठते थे वो पुराना शहर जैसे नाका, चौक, कैसरबाग, नखास, बाजार खाला, ठाकुरगंज, हुसैनगंज और हजरतगंज की खबरें कवर किया करते थे, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट था। और जो कपूरथला चौराहे पे यानी सहारा चौराहे पे बैठते थे, उनका जो कवरेज एरिया था वो था ट्रांसगोमती का एरिया, महानगर, अलीगंज, इंदिरा नगर, विकास नगर और गोमती नगर के इलाके। यहाँ वही लोग बैठते थे जिनके घर इस तरफ ट्रांसगोमती हैं, यानी 2 बजे तक अपना खबरों को देखा और घर उनका नज़दीक था, वो अपना वहीं गोमती नगर, इंदिरा नगर, महानगर, अलीगंज चले गए। ये उसकी डायनेमिक्स थी। उसका कारण ये भी था एक कि ये दोनों ही जगहें, पायनियर के सामने और महानगर, ये जो उस समय गश्त की जिप्सी चलती थी, चेतक, उनका स्टेशन करने का पॉइंट भी था, और उनमें वायरलेस सेट लगा होता था। जहाँ ये लोग बैठते थे, पत्रकार लोग, उसी के पास ये स्टेशन रहती थी, ये रिक्वेस्ट करके उसके वॉल्यूम को बढ़ा लेते थे। चाय पीते पीते या गप करते करते वायरलेस पे भी सुना करते थे कि ज़िले में क्या क्या चल रहा है। कोई घटना होती थी, वहीं से दौड़ के भाग के पहुंच जाते थे घटना स्थल पर, और पास के पीसीओ से खबर बता देते थे। 2:30 बजे के पहले वो खबर छप जाती थी। उस दिन भी अच्छा, गला काट प्रतियोगिता थी, इतनी प्रतिस्पर्धा थी। देखिए, टीवी चैनल्स उस समय बहुत नहीं थे और बहुत पॉपुलर भी नहीं थे। उस समय जी न्यूज़, जहाँ तक मुझे याद है, दूरदर्शन और आज तक बिल्कुल नया नया शुरू हुआ था। इन 3 के अलावा कोई और चैनल्स थे नहीं, और इनके भी पत्रकार किसी बड़ी घटना में दिन के समय ही जाते थे, या रात में कोई बड़ी घटना हो गई तो ये कैमरे वैमरे लेके निकलते थे। बाकी सारा काम क्राइम रिपोर्टर से करते थे। हर अखबार के पास 1-1, 2-2 क्राइम रिपोर्टर होते थे, ताकि खबर कोई क्राइम की छूटने न पाए। उस दिन यानी 2 मार्च 1996 को 11:45 से लोग आना शुरू हुए। इन दोनों जगहों पे पुलिस अधिकारी भी पहुंच जाया करते थे, कुछ अपने स्वार्थ में कि हमारे यहाँ की खबर तो नहीं लिख दी है, और अगर खबर लिख दी है तो थोड़ा अपना उनसे बातचीत करके उसको डाइल्यूट कराने का काम भी पुलिस करती थी। हम लोग वहाँ पर मैंने बताया 11, साढ़े 11 बजे ऑफिस से मैं आ गया। सहारा के उस अड्डे पर मैं भी पहुँच गया। वहाँ पहले से जो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार उस समय के थे, विष्णु मोहन थे मौजूद, अजीत बाजपेयी थे, विश्वदीप घोष थे, दिनेश पाठक थे, ये बैठे हुए थे।
थोड़ी देर में सीओ गोमती नगर राकेश शंकर साहब भी आ गए, सीनियर थे हमसे, और सीओ इंदिरा नगर केवी सिंह भी आ गए। इधर उधर के गश्त करने वाले सब इंस्पेक्टर या थानेदार भी कभी कभी आके वहीं चाय पिया करते थे। सब लोग बैठे ही थे कि करीब एसपी ट्रांसगोमती साहब राजेश कुमार राय साहब थे, वो भी आ गए थे। लेकिन 12 बजे के आसपास उनको सेट पर मैसेज मिला कि एसएसपी साहब ने उन्हें किसी प्रकरण में याद किया है। वो हम लोगों के बीच से उठ के एसएसपी साहब के पास हजरतगंज उनके आवास पर, जो उनका कैंप ऑफिस होता है, वहाँ चले गए थे। तभी 12:25 पर जो चेतक बैराज, गोमती बैराज पर स्टेशन थी, उसने कमांड को एक मैसेज किया। कमांड यानी एसएसपी साहब के ऑफिस या घर पे जो वायरलेस लगा होता है उसको कमांड का वायरलेस कहते हैं। कमांड पर ये वायरलेस किया, उनके ऑपरेटर को बताया कि साहब को, कमांडर साहब को ये बता दीजिए कि जिस फिएट, सफ़ेद फिएट का पीछा किया जा रहा था, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है। इनमें 4 लोग थे, 2 भाग गए, 2 हमारे कब्जे में हैं। इनका क्या करना है? वायरलेस पर ही चेतक वालों को ये आदेश किया गया कि आप टेलीफोन से बात करिए, कहीं पीसीओ पे जाके फ़ोन से बात करिए, आपको बताया जाएगा क्या करना है। फिर करीब 12:40 पर, 12:20 पे ये मैसेज क्रॉस हुआ और 12:40 पर इंस्पेक्टर हुसैनगंज रामलाल राय, आसपास कहीं रहे होंगे, पास का थाना है, सबसे पास का थाना है वो भी मौके पर पहुंच के उन्होंने अपनी लोकेशन दी, नोट कराया कंट्रोल रूम को कि मैं मौके पर पहुंच गया हूं। करीब 15 मिनट बाद यानी 12:55 पे एक मैसेज फिर पास होने लगा कि गोमती बैराज पर बदमाशों से मुठभेड़ चल रही है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, सभी अधिकारियों को तत्काल पहुंचने के लिए बता दिया जाए। इंपॉर्टेंट खबर थी। चौराहे पर जो हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ साहब कपूरथला चौराहे पे चेतक की आवाज़ बहुत तेज़ कर दी गई थी, सब लोगों ने सुना। सीओ गोमती नगर का इलाका था, राकेश शंकर साहब फौरन कूद के गाड़ी में बैठे भागे। सारे पत्रकार फौरन अपनी अपनी, ज़्यादातर दुपहिया वाहन से, ज़्यादातर क्या सभी दुपहिया वाहन से थे, उस ज़माने में दुपहिया वाहन से ही कवर करते थे। ये सब भी सीओ गोमती नगर के पीछे पीछे भागे। हमने और केबी सिंह ने कहा कि चलो हम लोग भी दिखाते हैं, हो सकता है हम लोगों से रिलेटेड कोई बात हो, हालांकि हमारे क्षेत्र में वो नहीं था। हम भी वहाँ भागे। थोड़ी देर में हम लोगों ने सीओ गोमती नगर के पीछे पीछे अपनी गाड़ियाँ लगा ली। निशातगंज होते हुए भैंसा कुंड के किनारे किनारे जो बंधे वाली रोड है, वहाँ से हम लोग जैसे ही गोमती बैराज वाली मेन रोड पर, जो बैराज से निकलकर गोमती नगर की तरफ जाती है, वहाँ पहुँचे। अब तो वहाँ लोहिया पथ बन गया है, गोमती पर 2-2 नए ब्रिज बन गए हैं। पुराने जो गोमती बैराज का पुल था और नए, उनके बीच जो बड़े भारी भारी नाले और जंगल थे, उनको सब पाट के उसमें अम्बेडकर वन, उपवन टाइप का बन गया है। बहुत भीड़ भाड़ चलने लगी है। उस ज़माने में बिल्कुल सुनसान रोड हुआ करती थी, रात के समय इसमें कतई ट्रैफिक नहीं चलती थी। हम लोग जैसे ही भैंसा कुंड वाली रोड से मुड़े, सीओ गोमती नगर साहब की गाड़ी के हेडलाइट में हम लोगों ने देखा कि एक आदमी जो ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए है, लेकिन पेट के नीचे उसके कपड़े लाल हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे खून से लाल हो गए हैं, और ऊपर का सफ़ेद है। वो दोनों हाथ उठाकर सामने से आ रही ट्रकों को रोकने का प्रयास कर रहा है। उसके उस तरफ यानी सड़क के उस पार एक सफ़ेद फिएट खड़ी है, 3-4 पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, 10-12 पुलिस के लोग खड़े हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, गोली चल रही है, इधर मत आइए। राकेश शंकर साहब ने, सीओ गोमती नगर ने, थोड़ी देर के लिए वो गाड़ी रोक दी। हेडलाइट में हम लोग देख रहे हैं कि वो खड़ा हुआ है और हाथ दे रहा है। 2 मिनट बाद वो वहीं सड़क पर गिर पड़ा। गाड़ी लेकर हम लोग भी आगे बढ़े, नज़दीक आए। उधर से वो जो पुलिस वाले पहले से खड़े थे वो भी आ गए। देखा कि वो व्यक्ति, हम लोगों ने नज़दीक से देखा कि पेट पर 4-5 गोलियों के निशान हैं। तब तक पुलिस की एक गाड़ी पर उसको एसओ गोमती नगर ने 2 सिपाहियों के मदद से उसे उस पर पीछे रखा और वहाँ से कहा हॉस्पिटल ले जाओ। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद ही
जिस गाड़ी से भेजा गया था उसके वायरलेस से ये सूचना हुई कि डॉक्टर्स ने इसको यहाँ पर ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। नज़दीक जाने पे हम लोगों ने देखा कि वो जो गोली लगी थी उससे निकलने वाले ब्लड की वजह से गोली के स्थान के नीचे पूरी शर्ट और पूरी पैंट एकदम सुर्ख लाल हो गई थी, इतना ब्लड निकला था। लेकिन ये सब देख के कुछ माजरा समझ में आया नहीं हम लोगों के। हालांकि हम लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, हमारे क्षेत्र का नहीं था, लेकिन जानना जरूर चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। राकेश शंकर साहब ने एसओ गोमती नगर से, रामपाल सिंह उस समय एसओ गोमती नगर था, उससे पूछा कि इस आदमी को गोली कैसे लगी। उन्होंने जोर जोर से पूछा कि भाई ये दोनों हाथ उठा के ट्रकों को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब इसके हाथ में कुछ नहीं था, फिर कैसे गोली लग गई। रामपाल सिंह ने कहा कि सब जब चेतक ने मैसेज किया कि हमने बदमाशों को पकड़ लिया है, हम यहीं पास में चेकिंग कर रहे थे, हम दौड़ कर यहाँ आए तो मैंने देखा कि सिपाही इसकी फिएट से राइफल और बंदूक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सिपाही इसको पकड़े हुए थे, 2 सिपाही उसमें से राइफल और बंदूक निकाल रहे थे। ये उनसे झगड़ने के, उस राइफल को छीनने के उद्देश्य से उन पर झपट रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर राइफल इसके हाथ में आ गई तो पुलिस वालों का नुकसान होगा, और मैंने उसको रोकने के लिए उसे गोलियां मार दी। सिपाहियों के पकड़ से वो छूट गया और सीधे रोड की तरफ भाग गया। रामपाल ने कहा कि मेरी सर्विस रिवॉल्वर में जितनी गोलियां थी सब मैंने मार दी, शायद इसको पेट में लगी होगी। फिर चेतक वालों से पूछा गया कि भाई ये आदमी आया कैसे, तुमको कैसे सूचना मिली, तुमने कैसे रोका इसको। तो उसने कहा साहब पीजीआई की चेतक ने एक मैसेज किया कि रायबरेली से आ रही एक सफ़ेद रंग की फिएट के भीतर 4-5 लोग बैठे हुए हैं। गाड़ी चेक करने के लिए उनको जब रोका जाने लगा तो उसने गाड़ी रोकी नहीं और आगे तेजी से बढ़ा दी। पीजीआई वाली चेतक ने आगे 12 बिरवा की चेतक को बताया कि इस गाड़ी को रोको, हम लोगों के रोकने से नहीं रुकी है, कुछ संदिग्ध लग रही है। पीजीआई ने गाड़ी का पीछा कर लिया, 12 बिरवा में भी रोकने की कोशिश चेतक ने की, वो गाड़ी रुकी नहीं। फिर दोनों चेतक ने उसका पीछा कर लिया और कंट्रोल रूम को बताते रहे कि हम लोग गाड़ी के पीछे पीछे हैं और ये कंटोनमेंट क्रॉस कर लिया, अब इन्होंने वो लोरेटो वाला चौराहा क्रॉस कर लिया, अब ये गोल्फ चौराहा क्रॉस कर रहा है। इस तरह की लोकेशन वो देते रहे। फिर दोनों ने मिलकर कहा कि बैराज वाले जो जो चेतक थी कि इसको आगे गाड़ी, सामने कोई ट्रक या कोई वाहन लगा के इसको रोकिए, हम लोग इसका पीछा कर रहे हैं, ये रुक नहीं रही है, जरूर इसके भीतर बदमाश हैं। चेतक वालों ने कहा कि हम लोग चूंकि चल रहे थे उस समय, गाड़ी को आड़ा तिरछा करके खड़ा किया और चारों सिपाही हम लोग उतर के सड़क के किनारे राइफल लेकर बैठ गए। थोड़ी देर में हेडलाइट में ये सफ़ेद फिएट दिखाई दी, लेकिन उसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, दाईं तरफ लगा के और किनारे गाड़ी लगा दी। उसमें से 2 लोग पीछे का दरवाज़ा खोलकर भागने लगे। हम लोग राइफल तान के उनकी तरफ बढ़े। उसमें जो 2 लोग बैठे थे वो बाहर निकल आए। हम लोगों ने उनको पकड़ लिया। गाड़ी में देखा एक राइफल और एक SBBL बंदूक रखी है। हम लोग उनसे कुछ पूछताछ करते और सबसे पहले अग्नेयास्त्रों को यानी DBBL और राइफल को अपने कब्जे में करते, तब तक इस एसओ गोमती नगर रामपाल सिंह आ गए। हम लोगों ने बताया कि साहब ये 2 उनके पास बंदूकें हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी में रखवाई और उसको किनारे ले जाके कुछ बात करने की मुद्रा में 10 कदम आगे बढ़े होंगे, तब तक गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ी और गोलियों की आवाज़ आते ही आदमी भाग के सड़क पर आ गया। इसके अलावा ना हम लोगों ने कुछ देखा, ना हमारी कुछ समझ में आया कि ये हुआ क्या। जब उनसे ये कहा गया कि तुमने वायरलेस पर मैसेज किया कि हमने 2 लोगों को पकड़ लिया है, एक आदमी तो ये है जिसको गोलियां लगी हैं, सड़क पर गिर गया है, अस्पताल गया, ब्रॉड डेड हो गया, दूसरा कहाँ है? इस पर सारे सिपाहियों ने गोलमोल सा जवाब दिया कि साहब पता नहीं इसी आपाधापी में कब वो किधर से खिसक गया, हम लोगों को पता नहीं लगा। मैं और केबी सिंह वहाँ इन लोगों की बात सुन रहे थे। तब तक वहाँ SP सिटी भी आ गए। उधर की सर्किल के जहाँ जिस थाने का यह मामला था वहाँ के कई SOs भी आ गए। हम लोगों का काम ख़त्म हो गया, हम लोगों से रिलेटेड कोई बात वहाँ नहीं थी। सिर्फ ये था कि 2 भागे हैं, जो 3 लोग जो भागे हैं, इनकी चेकिंग कराई जाए। अपने अपने थानों को हम लोगों ने वायरलेस सेट से बताया
और हम लोग वापस लौट आए क्योंकि 2:30 बजने वाले थे। पत्रकार भी सब वहाँ से भागने लगे क्योंकि 2 बज गए थे और 2:30 बजे तक ही उनकी ये खबर एक्सेप्ट होती। सब अपने अपने प्रेस के कार्यालय की तरफ भागे कि जाके खबर नोट करा दें, वरना जिसकी खबर छूटेगी अगले दिन वो डांट खाएगा। लेकिन सहारा के जो पत्रकार थे अजीत वाजपेयी, वो वहाँ से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सिपाहियों से, उन्होंने जो सब इंस्पेक्टर थे उनसे, इंस्पेक्टर हुसैनगंज आ गए थे उनसे, वो पता नहीं बातचीत अपना करते रहे। बातचीत करने के बाद वो बजाय अपने कार्यालय जाने के वो थाना गोमती नगर पहुंच गए। उस समय थानों के फ़ोन से ही ज़्यादातर पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर, चूंकि उनको सारे थाने वाले जानते थे, वहाँ के फ़ोन का इस्तेमाल करके फ़ोन से अपनी खबरें दिया करते थे। सीधे वहाँ गए। कार्यालय के भीतर अकेले मुंशी जी थे। मुंशी जी से कहा कि अखबार दफ्तर में फ़ोन करना है। उन्होंने कतई मना नहीं किया, हामी भरी, इन्होंने मिलाया और खबर नोट कराने लगे। पूरी खबर नोट करा के जैसे ही फ़ोन उन्होंने रखा, उनका ध्यान गया कि हवालात के पास ज़मीन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अजीत वाजपेयी ने उनसे पूछा, क्या बात है भाई जी, ऐसे यहाँ कैसे बैठे हैं? अजीत वाजपेयी की आदत है कि वो किसी को भी भाई जी कह के ही पुकारते थे। अजीत वाजपेयी के बारे में बता दूं कि उस दौर का सबसे इंटेलिजेंट और क्राइम पर बहुत अच्छी समझ रखने वाले क्राइम रिपोर्टर थे। सहारा के लिए क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। बहुत ही सौम्य स्वभाव के, दुबले पतले, लंबे, हमेशा पान खाने वाले। ये उनकी पहचान थी कि वो हमेशा पान खाए रहते थे। और पुलिस के भी अजीत वाजपेयी बहुत चहेते थे। वो इसलिए क्योंकि सिवा पान खाने के पत्रकारों के जो अर्जित अवगुण और दुर्गुण होते हैं वो उन सब से बहुत दूर थे। इसलिए पुलिस वाले भी उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा करते थे। तो जैसे ही उन्होंने पूछा, क्या बात है भाई जी, तो उसने कहा कि साहब अभी आप जो बात बता रहे थे ये सब बात झूठ है। अजीत वाजपेयी के कान खड़े हुए। उन्होंने मुंशी जी से पूछा, ये कौन आदमी है? मुंशी जी ने कहा, साहब मुझे पता नहीं है, अभी थाने की गाड़ी से मौके से बड़े दरोगा जी ने 2 बंदूकें और इस आदमी को भेजा है और ये कहलवाया है ड्राइवर से कि इसको वहाँ रखिए, अभी मैं लौट के आऊँगा तब इससे बातचीत करूँगा। अजीत वाजपेयी ने मुंशी जी से कहा कि अगर आप कहें तो मैं इनसे बाहर बैठ के बात कर लूँ, आपके काम में डिस्टर्बेंस होगा। अजीत को चूँकि सभी लोग जानते थे, मुंशी जी ने कहा, हाँ बिल्कुल ले जाइए, बाहर बरामदे में बात कर लीजिए। अजीत वाजपेयी उसको लेके बरामदे में गए। पूछा कि भाई तुम कह रहे हो झूठ है, क्या बात है, तुम कौन हो? उसने कहा कि साहब मैं रायबरेली पुलिस लाइन में तैनात एपी का सिपाही हूँ। ये रहा मेरा आई कार्ड। मेरा एपी नंबर 111 है। पहले, अब तो सब मर्ज कर दिया गया, पहले 2 तरह की पुलिस ज़िले में होती थी, आर्म्ड पुलिस एंड सिविल पुलिस। आर्म्ड पुलिस का काम होता था गार्ड्स में ड्यूटी देना। ट्रेजरी की गार्ड है, बैंक की गार्ड है, वीआईपी गार्ड है, किसी को रिसीव करने के लिए जो गाड़ियां भेजी जाती हैं उसमें आर्म्ड गार्ड यानी एपी के सिपाही बिठाए जाते थे। अभी पिछले 4-5 साल पहले इन दोनों को मर्ज करके सिर्फ पुलिस, सिविल पुलिस कर दिया गया। तो उसने कहा कि मैं आर्म्ड पुलिस का सिपाही हूँ और रायबरेली की पुलिस लाइन में पोस्टेड हूँ, ये मेरा नंबर है। अजीत ने पूछा कि ये झूठा क्यों है? बोले साहब ऐसा है कि मैं और बब्बू, रामचंद्र और शिवमोहन, रामचंद्र और शिवमोहन और बब्बू ये कठवारा गांव रायबरेली के रहने वाले हैं और इनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दोपहर में इनसे मुलाकात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि आज शाम को हमें गोमती नगर जाना है अपनी बहन के यहाँ, होली का सामान और कुछ पैसा उसे देना है। मैंने उनसे ये कह दिया था कि अगर आपकी गाड़ी में जगह हो तो मुझे भी ले चलिएगा, मैंने भी छुट्टी ले ली है, मेरा किराया बच जाएगा। 8 बजे ये लोग आ गए थे। पुलिस लाइन के बाहर वाले चौराहे पर मुझे ले लिया था और वहाँ से मैं इनके साथ बैठ के लखनऊ के लिए चला था। जब हम पीजीआई पहुँचे तो वहाँ खड़ी हुई चेतक के लोगों ने हाथ दिया। रामचंद्र ने
गाड़ी बहुत स्पीड करके आगे बढ़ा ली। मैंने पूछा कि क्यों बढ़ा ली? उनका गाड़ी के कागज़ मेरे पास यहाँ नहीं है, अभी पुलिस वाले परेशान करेंगे। उसके बाद यही हाल 12 बिरवा के चेतक वालों ने किया। फिर इन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा ली। मैंने पूछा कि भाई आप रोक के इसको बता दीजिए कि कागज़ नहीं है, कागज़ घर पे है, क्या आपका कर लेंगे? लेकिन उसने अजीत वाजपेयी को बताया कि मेरी जानकारी में था कि वो कट्टा लेके चलते थे। उसका कारण ये था कि पिछले साल उनके बड़े भाई की गांव में ही हत्या हो गई थी और जिन लोगों ने हत्या की थी उनमें से एक की रामचंद्र ने भी हत्या कर दी थी। उनके जो लाइसेंसी असलहे थे वो जमा थे। उनकी पत्नी वर्तमान में गांव की प्रधान है, रामचंद्र की। इसलिए गांव के ही दो अपने समर्थकों को, शिवमोहन और बब्बू को, जिनके पास लाइसेंसी असलहे थे, एक के पास राइफल, एक के पास एसबीबीएल, उनको साथ लेके चलते थे। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो एक कट्टा रखते थे। उन्होंने फ़ौरन कहा कि हम अभी कहीं रोक देंगे, पुलिस तलाशी लेगी, ये कट्टा मिलेगा, मुझे बंद कर देगी, बहन के यहाँ न मैं सामान पहुँचा पाऊँगा और ये सामान उस तक पहुँचेगा भी कि भी नहीं पहुँचेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पुलिस वालों को टारगेट करके ये बात रामचंद्र ने उनसे कही। जयचंद जो सिपाही था उसने कहा कि नहीं नहीं, आप रोकिए, जो चेतक पे कोई सब इंस्पेक्टर तो है नहीं, सारे सिपाही ही हैं, मैं उनसे बात कर लूँगा, उनको बता दूँगा और आपको अगर वो बंद करना चाहेंगे कट्टे में बंद कर दें, सामान मैं बहन के यहाँ पहुँचा दूँगा। इसलिए बजाय इसके कि आप इसी तरह से भागें, आगे कहीं पकड़े जाएं, कोई नुकसान हो जाए, इससे ये अच्छा है आप रोक दें। पीछे मुड़कर देखा कि वो दोनों चेतक इसका पीछा कर रही थी हूटर बजा के। तभी बैराज पे उसने सामने देखा कि एक चेतक और आड़ी तिरछी खड़ी की गई है। जयचंद ने कहा, मैंने रामचंद्र से कहा कि फ़ौरन गाड़ी रोक दो, मैं सिपाहियों से बात करूंगा, पूरी बात करूंगा। अगर वो कट्टा आपके उन्होंने ढूंढ लिया गाड़ी में तो ठीक है, आपको बंद कर देंगे, बाकी सारा सामान मैं उतरवा लूँगा, मैं ले जाऊँगा, सिस्टर को दे आऊँगा। इन्होंने किनारे गाड़ी खड़ी कर ली, दाहिने स्वयं रोकी, किसी ने नहीं रोका। गाड़ी देख के कि अब ये भी पीछा कर लेगा, इन्होंने गाड़ी रोक दी। सिपाही हम लोगों से पूछताछ कर रहे थे। राइफल के बारे में पूछा तो उनको लाइसेंस बब्बू ने और बृजमोहन दोनों ने ही दिखा दिया कि लाइसेंस ही है। फिर उन्होंने उतरने के लिए कहा। इसी बीच में बब्बू और बृजमोहन डर गए, वो छोड़ के भाग गए। तब इन लोगों ने मैसेज किया कि साहब 2 को पकड़ लिया है, 2 भाग गए हैं। इसी बीच में इंस्पेक्टर हुसैनगंज रामलाल राय भी आ गए। उन्होंने कहा अब कोई भाग नहीं पाएगा। वो कोई बातचीत करते, उन्होंने कहा पहले एक बार गाड़ी की तलाशी ले लो, बदमाश लगते हैं। इसी बीच में इंस्पेक्टर एसओ गोमती नगर रामपाल सिंह आ गए। आते ही उन्होंने कहा कि मार दो दोनों को, बदमाश हैं। जयचंद ने कहा कि मैंने कहा साहब मैं सिपाही हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है और इनका भी कोई दोष नहीं है, कागज नहीं था इसलिए ये गाड़ी रोक नहीं रहे थे। इस पर रामपाल सिंह ने कहा कि इसको गाड़ी पे बिठाओ, सिपाही है, और दोनों राइफलें गाड़ी पे रखो, इनको थाने पर भेजो, इससे हम बात करते हैं। वहाँ से 3-4 कदम 5 कदम वो लेके गए ही होंगे और जयचंद को गाड़ी में बैठा ही था, तभी गोलियां चलने की आवाज़ आई। 4-5 गोलियां एक साथ चलीं और रामचंद्र सीधे भाग के सड़क पर जाकर खड़ा हो गया। जयचंद ने कहा कि ये सब मेरे सामने हुआ, मैं डर गया। इस बीच में गाड़ी में वो बैठा दिया गया था थाने की गाड़ी पर, उसको थाने पर लाकर छोड़ दिया गया। मुंशी जी ने कहा ज़मीन पर बैठो। मैंने मारे डर के उन्हें ये भी नहीं बताया कि मैं सिपाही हूँ। मैं हवालात के पास ज़मीन पर बैठ गया। अजीत वाजपेयी ने ये सुना हुआ अवाक रह गए, लेकिन 3:30 बज चुके थे। ये सब बात करते करते उनकी खबर वहाँ पर जा नहीं सकती थी अखबार में। उन्होंने जयचंद से यानी उस सिपाही से कहा कि देखो ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हारी किसी पत्रकार से बात हुई है, नहीं तुम भी मारे जाओगे, पुलिस तुम्हारा भी एनकाउंटर कर देगी। कि सही बात पत्रकार को पता लग गई है तो अखबार में छपेगी। वही हुआ, अजीत वाजपेयी वहां से चले आए। उस दिन के अखबार में कुछ नहीं छपा। अगले दिन
उसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की एसएसपी ने सबको बताया कि अभी बदमाश की शिनाख्त नहीं हुई है, जबकि जब वो लौटा एसओ गोमती नगर सब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज के और ये सब दुनिया भर का जो प्रोसीजर्स हैं वो करके, तो उसने ज़रूर बात की थी उस सिपाही से और उसे एक टेम्पो पे बिठा के भगा दिया था कि किसी रिश्तेदारी में जाके रुकना, किसी से बात मत करना, अगर कहीं बात लीक हो गई तो तुमको भी मार दूंगा। लेकिन उसने अपने एसएसपी को गलत बात बताई कि साहब अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, कोई कागज़ उसकी जेब में नहीं मिला है। और एसएसपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। अगले दिन अजीत वाजपेयी ने नाम, पता, नंबर इसके सहित पूरी खबर सहारा में छापी। सहारा की खबर पढ़ते ही हड़कंप मच गया। रायबरेली से तमाम लोग आ गए। अखबारों ने कलम तोड़ लिखा। पुलिस ने अपना प्रोसीजर पूरा किया। घटना को मुठभेड़ में दिखाया, सब कुछ मैनेज किया और घटना मुठभेड़ के नाम पर ही निपट गई। ये उस जमाने में हुआ करता था। किसी को आप अगर किसी चीज़ को निगेट करना चाहें तो आपके पास कुछ नहीं था निगेट करने के लिए। आज की घटना, एक व्यक्ति पुलिस की गोली से इसलिए मारा गया कि चेकिंग के लिए रोकने पर वो रुका नहीं। रुकने पर जब वो खुद रुका, उसने सारी बात बताई तो रामपाल सिंह ने अनायास उसे 4-5 गोलियां मार दी। एफआईआर में मुस्तकिल मुठभेड़ दिखाई गई, दोनों तरफ से गोलियां चलना दिखाया गया, खोखे कारतूस और बुलेट रिकवर हुए। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलना दिखाया गया, जिसमें रामचंद्र की मृत्यु हुई, रामचंद्र सिंह की। घटना में चश्मदीद गवाह पैदा किए गए। चश्मदीद गवाहों ने ठोक के गवाही दी। अदालत के पास कोई चारा नहीं था, कोई लोकेशन नहीं थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, किसी की प्रेजेंस का कोई सबूत नहीं था कि नहीं साहब ये यहाँ नहीं थे गवाह, उस समय तो कोई नहीं था, खाली था, किसी के पास कुछ नहीं था। और जो सबूत, जो गवाहियाँ, जो नक्शा नज़री, जो खोखे कारतूस, जो बुलेट केस डायरीज़ में लिख के अदालत के सामने गए थे, उन सब के आधार पे कोर्ट ने भी इसे मुठभेड़ माना, पुलिस मुठभेड़ माना और फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई। अखबारों ने कलम तोड़ लिखा, फेक एनकाउंटर लिखा। उस समय के जो एसएसपी थे सूर्य कुमार शुक्ला साहब, चूंकि वो रायबरेली के रहने वाले हैं, उनसे जोड़ के तमाम बातें लिखी। लेकिन मुठभेड़ और उसके बाद अदालत में उसकी फाइनल रिपोर्ट। रामपाल सिंह के बारे में मैं बता दूं, उसी ज़िले में था, कई जगह था, कि ये बहुत ही उद्दंड, मनबढ़ और राजनीतिक संरक्षण में पला हुआ दरोगा था। एक दो नहीं, उस ज़माने में जो भी यहाँ पुलिस अधिकारी होंगे उनको इसके कारनामों का पता होगा। खैर, इसे अपने कारनामों की सज़ा भी मिली। लखनऊ से ट्रांसफ़र होकर उन्नाव गया, समय पूरा कर लिया, उससे भी एक्सीड कर दिया तो उन्नाव ट्रांसफ़र हुआ। जाते ही गंगा घाट का एसओ बना। गंगा घाट में एक ही पुल था, अब तो 2 पुल हो गए हैं, जो कानपुर और उन्नाव को, कानपुर और लखनऊ को, उस रोड को जोड़ता था। ये शाम को वहाँ चेकिंग लगा दिया करता था आने जाने वालों की। सोने चांदी के एक बड़े व्यापारी उस चेकिंग में मिल गए। उनके पास कई किलो सोना इसने उनसे छीन लिया और उन्हें किसी फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया। जांच हुई, सोना इसके पास से रिकवर हुआ, मुकदमा कायम हुआ, जेल भेजा गया, कई साल जेल में रहा। हमें उम्मीद है कि अब ये रिटायर हो गया होगा। तो ये उसी दौर की घटना है जिस दौर का, और
मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये पुलिस का पाप था, क्योंकि जो चीज़ ये थी उसको साबित करने के लिए पुलिस के पास कुछ नहीं था, और उसको जो गलत साबित करना था उसके पास गवाह थे, उसके पास मौका था, सब कुछ था। मैं अजीत वाजपेयी की उस रिपोर्ट को, उस अखबार में छपी उस खबर को आज कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगा, आप उसे ज़रूर पढ़िए। ये घटना के ठीक दूसरे दिन लिखी गई खबर थी, जिससे इतना हड़कंप हुआ और महीनों अखबार में छपा, लेकिन अल्टीमेटली ये मुठभेड़ ही माना कोर्ट ने, और फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। अब पहले जैसा समय नहीं है। जो बहुत कम उद्दंडता होती है पुलिस करती है। पुलिस भी आपराधिक व्यवहार जब उसको उस समय मौका मिला होगा ज़रूर किया होगा। जब अपराधी बहती गंगा में हाथ धो रहे थे तो पुलिस ने भी उस बहती हुई गंगा में हाथ धोए थे अपराध के। हालांकि अब ऐसा बुरा वक्त नहीं है, इतने एविडेंस मिल जाएंगे, इतनी फ़ोटोग्राफ मिल जाएंगी, इतनी कॉल रिकॉर्ड मिल जाएंगी, इतनी लोकेशन सीडीआर में मिल जाएगी कि किसी के कहने से, किसी के मैनिपुलेट करने से कुछ नहीं होता। इतने एनजीओज़ हैं कि कोई बच के निकल नहीं सकता है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को विजयदशमी या दशहरा जिसे कहते हैं, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।